हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस पाठशाला। मैं आपका सहपाठी मनोज और आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आपने एक फिल्म तो देखी होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है इंसान को, है ना। और अगर आपकी इस जिंदगी को कोई फालतू में आपसे छीन ले तो ये सही तो नहीं होगा ना, अच्छा नहीं होगा ना। तो या फिर आपकी जिंदगी को अंधेरे में डाल दे, जो आपको जिंदगी बिना फालतू की जेल में बितानी पड़े, तो ये अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ना, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उन्होंने एक 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 कानून बनाया जिसको बोलता है अनुच्छेद 19। इसके तहत हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। हर एक व्यक्ति को, व्यक्ति का मतलब देखो यहाँ पर सारे हैं, व्यक्ति का मतलब नागरिक भी है और विदेशी भी है, ये अधिकार दोनों लोगों को मिला हुआ है। ओके, तो इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई विदेशी व्यक्तियों लोगों के लिए भी ये प्रावधान किया गया कि उनको भी प्राण और देह स्वतंत्रता मिले। तो चलिए देखते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। अब जैसा कि मैं आपको सब हमेशा बोलता हूँ, अपनी बुक उठाइए, एम लक्ष्मीकांत सर के बुक का 7th एडिशन और अपने सामने रखिए और चलिए अपन करते हैं शुरू। देखो, हमारा जो आर्टिकल 21 है वो उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने किस तरह घोषित किया है, तो देखते हैं बुक के हिसाब से। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है, अनुच्छेद 21 में एक घोषणा की गई है और घोषणा क्या है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, अब देखो प्राण का मतलब तो सीधा सीधा जान होगी, है ना, किसी का जान लेना। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है उसको स्वतंत्र रूप से विचरण करने देना, स्वतंत्र रूप से बोलना, कुछ भी करना, ना, स्वतंत्रता उसको। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि कानून के तहत के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो ये बोलता है हमारा आर्टिकल 21, ये घोषणा करता है कि प्राण या किसी भी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि किसी व्यक्ति को मनमाने रूप से कोई राज्य किसी व्यक्ति का प्राण नहीं ले सकेगा, मनमाने रवैये से राज्य किसी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डाल सकेगा। ओके, ये बात यहाँ पर बताई गई है। फिर क्या हुआ, आपको मैंने बताया है बहुत बार कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अंतिम व्याख्याकार कौन है, अंतिम व्याख्याकार कौन है, बताइए जरा। वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल 21 की 2 बार व्याख्या की है। ओके, एक तो करी है 1915 में और दूसरी करी है 1978 में। ठीक है, 1915 में जो व्याख्या करी वो एन के गोपालन मामले में की है, और जो 1978 है उसमें कौन है, मेनका गांधी। तो ये है एन के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, और ये है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ। तो इन 2 केसों में इसकी व्याख्या की गई है कि ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ना, ये क्या चीज है। और व्याख्या किसने की, सुप्रीम कोर्ट ने। कब व्याख्या की, 1915 में, जिसको बोलते हैं एन के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। दूसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ, ये हुई 1978 में। अब अपन इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के असली मायने सीखेंगे इन दोनों केस को पढ़ के। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, अभी तक अपन ने बात कर ली अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में बोला गया है, घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति की प्राण या दैहिक स्वतंत्रता को, है ना, दैहिक स्वतंत्रता को उसकी विधि की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि 2 केस है, एक तो एन के गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, दूसरा है मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ
इंडिया, है ना। इन केस को स्टडी करने की बात हुई थी। तो चलिए देखते हैं ये दोनों केस क्या बात बोलते हैं। पहले अपन देखेंगे कि ये जो प्रसिद्ध एन के गोपालन वर्सेस एन के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास। ओके, अब देखो इस केस में क्या बोला गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने व्यवस्था बनाई। व्यवस्था क्या बनाई कि अनुच्छेद 21 में जो मनमानी कार्रवाई की बात की गई है ना, अनुच्छेद 21 में जो मनमानी कार्रवाई की बात, मनमानी कार्रवाई का मतलब, कार्यवाही का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दंडित किया जाएगा, ये बात थी ना। तो जो मनमानी जो कार्यवाही है वो कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध है, कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। अब इस बात को आपको समझना है। अब देखो कार्यकारी प्रक्रिया का मतलब होता है कि स्टेट ने एक, मान लो कोई लॉ बना दिया है ना, अब लॉ बना दिया, उस लॉ को तोड़ मरोड़ कर कोई पेश करके किसी व्यक्ति की जो जीवन और देवी प्राण और देह स्वतंत्रता को खतरे में डालता है ना, तो उसको तो बोलेंगे कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध। अब मान लो स्टेट ही कोई ऐसा लॉ बना दे, तो उसके बाद है ना, आप इस अनुच्छेद के तहत है ना, इस अनुच्छेद के तहत आप प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार को न्यायालय में जाकर मनवा नहीं सकते, या न्यायालय में जाकर उनको एनफोर्स नहीं करवा सकते, या आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि हमें ये प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिल रहा है। कब? जब विधानमंडल ने कोई लॉ बना दिया हो। तो ऐसा कब बोला गया? एन के गोपालन मामले में। अब एन के गोपालन मामले में एक बात और बोली गई कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, देखो यहां देखो कि घोषणा करता है कि प्राण और देह स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, है ना, अन्यथा नहीं। तो अब मान लो किसी ने, भाई स्टेट ने तो बना दिया लो, तो वो क्या हो गई? विधि की स्थापित प्रक्रिया हो गई। तो विधि की स्थापित प्रक्रिया ही तो इंडिया में चलती है, इसलिए कोर्ट बोला ऐसा चलता है, इसलिए ये मान्य होगा। और जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, प्राण और देह स्वतंत्रता, वो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बस इतनी ही होती है। प्राण से मतलब उसकी जान है, और देह स्वतंत्रता का मतलब उसकी देह है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन क्या हुआ? ये फैसला उलट दिया गया। कब? मैंने जो नेक्स्ट केस बताया था ना आपको, वो क्या था? मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। तो चलिए अब उसको अपन देखते हैं। अब अपन देखेंगे दूसरा मामला, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो अभी जो पहला फैसला आया था एन के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, उसमें जो बात कही गई थी ना, वो यहाँ पर बिल्कुल ही उलट दी गई, यानी कि उसको नल एंड वॉइड करके एक नई व्यवस्था दी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 में दिया गया है, क्या दिया गया है बताओ? देखिए आप, अभी मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? देखो वो है, क्या है? एकदम सही बताया आपने, प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ये जो अधिकार है अभी पुराने मामले में जिसमें कौन सा था, वो एन के गोपालन में क्या बोला गया? भाई इसमें कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध तो आप बोल सकते हो। अगर कोई कार्यकारी प्रक्रिया से आपकी प्राण और देह स्वतंत्रता का हनन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हो। लेकिन विधानमंडलीय प्रक्रिया होगी ना, यानी कि कानून बना दिया गवर्नमेंट ने, स्टेट ने और विधायिका ने कोई कानून बना दिया, तो आप ये बोल के कि अनुच्छेद 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता की
हमें छूट है तो आप उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और हमारा अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? देखो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अनुच्छेद 21 घोषणा करता है कि किसी को प्राण एवं देह स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी है ना, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे छीना जा सकता है। ठीक है, ऐसा बोला गया था। लेकिन अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो अनुच्छेद 21 है इसमें हम ऐसा नहीं मानते। इस केस को एन.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में जो बोला गया है ना, वो हम नहीं मानते। और हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले को। इसमें बोला गया कि जो प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को मिला है, ये नागरिकों को और विदेशियों को भी, आपको बताया था मैंने, ये नागरिकों प्लस विदेशियों दोनों को मिला है ना, नागरिकों प्लस विदेशियों दोनों को। ये जो अधिकार है ये कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध तो है ही। कार्यकारी प्रक्रिया का मतलब कोई नियमों कानूनों के साथ छेड़छाड़ करके या कैसे भी मतलब उपनियम बना के किसी के प्राण या देह स्वतंत्रता से वंचित करता है ना, अन्यायपूर्ण तरीके से, तो उसके विरुद्ध तो ये है ही। साथ साथ में स्टेट कोई ऐसा लॉ पास नहीं कर सकता कि जिससे व्यक्ति की प्राण और देह स्वतंत्रता अन्यायपूर्ण या असंगत तरीके से छीन ली जाए, है ना। तो अब ये विधानमंडलीय प्रक्रिया के तहत भी आप व्यक्तियों की या मानवों की प्राण एवं देह स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। ऐसा किस में बोला गया? ऐसा बोला गया मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामलों में। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार है ना, इसमें प्राण को है ना केवल शारीरिक बंधनों से मत बांधो, शारीरिक बंधनों से मत बांधो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बुक में दी गई है। देखो आप बुक को पढ़ना, इतनी सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, सिंपल चीजें हैं। पहला ये जो अधिकार, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट बना दी समय के साथ, है ना, अलग अलग केसों में अलग अलग अधिकार जुड़ते गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आर्टिकल 21 के तहत प्राण या देह स्वतंत्रता की तरह के मानव को प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। बुक में देखोगे तो मिल जाएगा आपको। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल या वायु में जीने का अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है ना, प्राइवेसी जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है हर चीज में, है ना, और स्वास्थ्य का अधिकार है। एक लेटेस्ट है उसके बारे में अपन थोड़ी बातें जरूर करेंगे, उसको बोलते हैं इसमें 38 नंबर है, देखो बुक में, गरिमा के साथ मरने का अधिकार। गरिमा के साथ मरने का अधिकार, इसमें क्या बोला गया? 2018 में, है ना। किसने नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ देखो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन आर्टिकल 21 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जोड़ा है ना, कब? मेनका गांधी के केस के बाद में, 1978 के बाद धीरे धीरे जुड़ती गई बहुत सारी विशेषताएं कि ये आर्टिकल 21 के तहत आती है। उनकी एक लिस्ट बुक में है, वो आपको पढ़नी है। अपन एक लास्ट इसकी जो लेटेस्ट है उसको पढ़ते हैं, 38 नंबर जो है। देखो इसमें लिखा है व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है। अब गरिमा के साथ मरने का अधिकार से मतलब क्या है? इच्छा मृत्यु को इंडिया में कानूनी रूप से मान्यता मिल गई है। ओके, इसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भी कहते हैं, इसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भी कहते हैं। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये फैसला दिया था? डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ जो आज क्या है? CGI ऑफ इंडिया है आज के अभी के टाइम में, है ना। इन्होंने ये फैसला दिया था क्या कि कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसी बीमारी हो जो ठीक नहीं हो सके, या उसकी स्थिति ऐसी हो गई हो कि व्यक्ति इतना दुख नहीं झेल सके, इतनी पीड़ा नहीं झेल सके, तो वो चाहे तो इच्छा मृत्यु की मांग स्टेट से कर सकता है, और स्टेट उसको डॉक्टरों की सलाह से इच्छा मृत्यु लेने में उसकी सहायता करेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है, उसमें अपन नहीं जाएंगे, ये लेटेस्ट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 21 का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? कंप्लीट। सेकंड पार्ट आपको पता ही है कि बाद में जोड़ा गया है आर्टिकल 21
ए को। वो क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। उसकी बात अपन आगे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप मेरे चैनल आरएस पाठशाला को फॉलो कीजिए। गुड बाय।